learners, welcome back to the new session of Class 8 Science, chapter number 7, that is particulate nature of matter. Right? The students, now let's start the chapter and learn about the concept of matter, what is matter composed of, what are its different states, and how the particles move in the different states of matter. Right? So, first of all, they have given an introduction. See, everything in the universe with a solid, liquid or gas is made up of tiny particles, right? हमारे यूनिवर्स में हर एक चीज चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर एक चीज किसकी बनी है? पार्टिकल्स की, राइट? एंड ये पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं दैट वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आइज. एंड ऑल्सो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं एंड एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं. तो द पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर, मैटर का जो पर्टिकुलर नेचर है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे मैटर बिहेव करता है एंड अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है. तो ये कंसेप्ट हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, व्हाई परफ्यूम स्प्रेड थ्रू अ रूम एंड व्हाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. तो बेसिकली इन पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करके वी लर्न कि दैट हाउ मैटर इज स्ट्रक्चर्ड, हाउ इट मूव्स एंड हाउ द चेंजेस इन टेम्परेचर और प्रेशर कैन अफेक्ट इट. तो अंडरस्टैंडिंग दिस आइडिया, इस आइडिया को समझते हुए क्या बनता है? मॉडर्न साइंस का फाउंडेशन होता है, केमिस्ट्री का फाउंडेशन होता है एंड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हम अपने आज की लाइफ में यूज कर रहे हैं, दे ऑल आर द फाउंडेशन ऑफ दिस कंसेप्ट ओनली ऑफ मैटर, राइट? सी, तो व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ? मैटर किसका बना है? तो लेट्स स्टार्ट इट. तो आपको क्या लेना है? एक स्टिक लेनी है चौक की एंड उसको टू पीसेस में ब्रेक करना है, राइट? कीप ब्रेकिंग द चॉक. उस ब्रेक चॉक को आपको तब तक ब्रेक करना है इनटू स्मॉलर पार्ट्स जब तक आपके लिए ये डिफिकल्ट ना हो जाए कि नाउ यू कैन नॉट फर्दर ब्रेक दैट चॉक बाय योर हैंड, राइट? देन आपको एक मोटर का यूज करना है एंड पेसल, मोटर एंड पेसल का यूज करके आपको उस चॉक के जो पीसेस है उन्हें बहुत फाइनली ग्राइंड करना है एक फाइन पाउडर में, राइट? एंड देन आपको उस चॉक पाउडर को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करना है मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके. आफ्टर दैट व्हाट डू यू नोटिस कि आप देखेंगे ईच टिनी ग्रेन, एक छोटा सा जो टिनी ग्रेन है जो आपको दिख रहा है वो अब भी क्या है? एक स्मॉल पीस ऑफ चॉक है. इज ईच स्पेक ऑफ दिस फाइन चॉप पाउडर, क्या इस फाइन चॉप पाउडर का हर एक स्पेक जो है सेम सब्सटेंस का बना है, या वो क्या होता है अगर आप उसे ब्रेक कर देते हो, ग्राउंड कर देते हो, वो कुछ डिफरेंट मटेरियल में चेंज जाता है? डज इट लाइक दैट? तो थिंक बैक टू द ग्रेड 7 चैप्टर. ग्रेड 7 चैप्टर में हमने एक चैप्टर पढ़ा था चेंजेस अराउंड अस, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ठीक है? तो क्या वहां पे चौक को ग्राइंड करना वाज इट अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? ठीक, आपने क्या सीखा था कि ग्राइंडिंग चॉक, ठीक है, जब आप चॉक को ग्राइंड करते हो तो वहां पे कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है एंड क्योंकि न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है सो ये क्या होगा? एक फिजिकल चेंज होगा. बिकॉज फिजिकल चेंजेस क्या होता है? देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, राइट? Is it a physical change where only the size of each speck of chalk becomes smaller? So, no. Sorry, yes, this is a physical change only जहाँ पे केवल एक जो स्पेक है चॉक पाउडर उसका साइज डिक्रीज हुआ है. But the chemical properties are still remain same only. Alright? So these specks of chalk powder can be ground into even smaller particles. अब ये जो chalk powder की specks है आप इन्हें और smaller particles में ground कर सकते हैं. If you imagine continuing this grinding process, अगर आप इस grinding process को continue रखते हैं तो आप एक पॉइंट पे इवेंचुअली पहुंच जाएंगे जहाँ पे chalk powders जो है या chalk particles जो है now they no longer could be broken down. एंड जो टिनी यूनिट्स आपको इस स्टेज पे मिल रही हैं ये आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ दैट चॉक, राइट? दिस मींस व्हाट कि एक होल पीस ऑफ चॉक जो था वो लार्ज नंबर ऑफ दी स्मॉलर यूनिट्स, ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स के एक लार्ज नंबर से मिलाकर क्या बना था? ये चॉक का पीस बना था जिन्हें आप क्या कहोगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहोगे. तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल के लार्जर पीस को बनाती है. ठीक है? सिमिलरली इस तरीके से ग्रेन्स ऑफ सैंड, क्ले, ये भी क्या है? दे आर नॉट द स्मॉलेस्ट पार्ट. ये क्या है? ये बड़े बड़े रॉक्स के स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं. दे आर नॉट द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बिगर रॉक. दे टू आर मेड अप ऑफ मेनी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स. तो ये जो
सैंड के ग्रेन्स हैं या जो क्ले हैं, ये किसी बड़े रॉक के छोटे-छोटे पार्ट्स नहीं होते हैं। ये भी क्या बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने। So now let us explore this idea further. ठीक है, आपने एग्जाम्पल याद करना है जहाँ पे हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं टू फॉर्म अ सोल्यूशन। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस टू द शुगर व्हेन इट डिसॉल्व? आपको परफॉर्म करना एक्टिविटी आपने क्या ली? इस एक्टिविटी को आप एक टीचर के सुपरविजन के अंदर परफॉर्म करेंगे, किसी एडल्ट के अंडर। एंड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग अनलेस आस्क्ड, राइट? आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है जिसमें आप ड्रिंकिंग वाटर को फिल करेंगे। देन उसके अंदर 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर ऐड करना है, ऑलराइट? And without stirring, ठीक, without stirring, you have to taste a small spoonful of water from the top layer of the glass. Does it taste sweet? Then after that, you have to stir the water until the sugar completely dissolves in that water. Then you have to taste a spoonful of water again, the top layer. What change in taste do you notice? Does it taste sweet now? तो सिंस क्योंकि जो वाटर की टॉप लेयर थी इट इज टेस्टिंग स्वीट आफ्टर द शुगर डिसॉल्व, दैट मीन्स दैट शुगर मस्ट बी present in the solution. Now, can you see any sugar particles in it? The sugar particles are no longer visible, but their presence can be detected by taste, right? And when sugar dissolve in water, जब sugar water में dissolve हो रही है, it means कि वो sugar अपने constituent particles में क्या हो चुकी है? Broke down हो चुकी है, alright? And they cannot be divided further. तो ईच टिनी ग्रेन ऑफ शुगर, तो वो हर एक छोटे-छोटे ग्रेन में, शुगर के हर एक छोटे ग्रेन के अंदर मिलियंस ऑफ सच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर देयर व्हिच हैव मेड दैट लिक्विड वाटर स्वीट टेस्ट, ऑलराइट? द प्रीवियस एक्टिविटीज जो भी हमने प्रीवियस एक्टिविटी देखी थी वो क्या शो करती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है बहुत सारे छोटे-छोटे पार्टिकल्स के एक्सट्रीम लार्ज नंबर से बना है। एंड ये पार्टिकल्स जो है इतने छोटे हैं, दे आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन विद एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, ऑलराइट? नाउ बट वेयर डज द शुगर गो व्हेन इट डिसॉल्व? अब जब आपने शुगर को डिसॉल्व किया था तो वेयर डज इट गो? द टिनी शुगर पार्टिकल्स, एक्चुअल में ये जो टिनी शुगर पार्टिकल्स थे, ये उस लिक्विड या उस वाटर पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेसेस प्रेजेंट थे, दे हैव कंप्लीटली ऑक्यूपाइड दैट स्पेसेस, or they have filled the spaces which was there between the water particles. And ये जो gaps या spaces थे, they are called interparticle spaces. So like this, both chalk and sugar, जो दोनों चीजें chalk and sugar, it can be broken down into their constituent particles. But how are these constituent particles? कि कैसे ये constituent particles एक दूसरे को join करके solid pieces बनाते हैं, which we can see that we have to explore now. Alright? What decide different states of matter? मैटर की डिफरेंट स्टेट्स कैसे डिसाइड होती हैं? तो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये जो मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस से क्या एक साथ ही होल्ड होते हैं, जिन्हें आप इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कहते हैं। एंड इन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि किस टाइप का सब्सटेंस है एंड उन पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन दिस डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस में थोड़ा बहुत भी इंक्रीज आता है तो उससे इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है काफी रिड्यूस हो जाते हैं। एंड लाइक दिस, इन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिटरमाइन करती है कि व्हाट विल बी द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, राइट? सो नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक दैट इज सॉलिड स्टेट। So how are the constituent particles held together in solids? So students, first of all, we learn now that how the particles of solid state of matter are held together inside an object. So for that, they have given an activity. What? That you have to collect a few solid objects. Solid objects को हम collect करेंगे जैसे कि piece of iron or an iron nail, a piece of rock salt, a stone, a piece of wood, key, and also a piece of aluminium. फिर हमें क्या करना है? We have to observe their shapes and sizes. After that, we have to try hammering them. इनको क्या हम hammer करने की कोशिश करेंगे. In which of these objects do you think the particles are held together most strongly? तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स में आपने हैमर करने के बाद क्या कंक्लूड किया कि कौन से स्टेट के अंदर या कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल्स जो है काफी ज्यादा स्ट्रांगली क्या है होल्डेड है, ठीक है? They have given you all these objects: iron nail, rock salt, stone, wooden block, key, piece of aluminium. So you will notice that all these objects are solid. What you will observe is कि ये सभी objects क्या है? Solid है.
इन सभी की डेफिनेट शेप है, एक डेफिनेट वॉल्यूम है। व्हाई? बिकॉज़ देयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। बिकॉज़ इन सबके पार्टिकल्स काफ़ी टाइटली पैक्ड है एंड जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है दैट इज़ आल्सो वेरी स्ट्रांग। दी स्ट्रांग फोर्सेस, ये जो स्ट्रांग फोर्सेस है यही क्या कर रहे हैं, इन पार्टिकल्स को अपनी एक फिक्स पोजीशन पे रख रहे हैं, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मूविंग फ्रीली, सो दैट ये क्या ना हो, फ्रीली मूव ना कर सके। द पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट और ऑसिलेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन बट कैन नॉट मूव पास्ट वन अनदर। ये जो पार्टिकल्स है ये केवल क्या कर सकते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन पे ही वाइब्रेट या ऑसिलेट करते हैं, बट ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ऑलराइट, व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, जब सॉलिड्स को हीट प्रोवाइड करी जाती है, द पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर विगरसली, तब ये पार्टिकल्स बहुत विगरसली वाइब्रेट करते हैं एंड इवेंचुअली जो वाइब्रेशन है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि पार्टिकल्स जो है अपनी फिक्स पोजीशन को लीव करना शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, द इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीकन, धीरे धीरे इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है पार्टिकल्स के बीच का वो वीक हो जाएगा एंड द सॉलिड विल चेंज इनटू अ लिक्विड स्टेट। So the temperature at which this change occurs is called the melting point of the salt. And वो particular temperature जिसमें ये change हो जाता है, यानी कि एक solid liquid में convert होना शुरू हो जाता है, वो temperature कहलाता है solid का melting point. Alright? The lowest temperature at which the solid change into a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. And वो lowest temperature जिस temperature पे एक solid अपने liquid में change होता है at atmospheric pressure, उसे कहा जाता है melting point. इन द लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स यूजुअली जो होते हैं दे आर स्लाइटली फार्दर देन, ठीक है, सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में लिक्विड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स स्लाइटली अपने आप पहले से ही क्या होते हैं, फार होते हैं फ्रॉम ईच अदर। आइस इज एन एक्सेप्शन, बात करें आइस की तो आइस एक एक्सेप्शन है बिकॉज इसके पार्टिकल्स जो है दे आर फार्दर अपार्ट देन लिक्विड वाटर। सम सॉलिड्स, कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके बीच में काफी वीक इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। बाई अदर्स, बाकी अगर सॉलिड्स की बात करें सो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो वेरी हाई। दे हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स along with their melting points. See, like this is ice, तो ice का melting point है 0 डिग्री सेल्सियस। देन यूरिया का है 133 डिग्री सेल्सियस, आयरन का है 1538 डिग्री सेल्सियस। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड्स एंड गैसेस। The second we have what liquids say. Again, you have given activity. What you have to take 3 clean dry containers. So clean dry containers in है different shapes के and you have to label them A, B and C. After that आपको उनमें क्या करना है, हर एक कंटेनर में 200 ml लेवल मार्क करना है एक मार्कर का यूज करके, और you can stick a thin strip also of paper. Then you have to fill the container A. A कंटेनर में आप वाटर फिल करेंगे with the mark level. देन केयरफुली पोर द वाटर, फिर उस वाटर को जो आपके कंटेनर ए में है उसे आप बहुत केयरफुली कंटेनर बी में क्या करेंगे, पोर करेंगे विदाउट स्पिलिंग एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व इट्स शेप एंड लेवल। एंड आफ्टर दैट अगेन सेम वाटर को कंटेनर बी से कंटेनर सी में पोर किया जाएगा एंड उसके अंदर अगेन हमें शेप एंड लेवल को ऑब्जर्व करना। यू विल ऑब्जर्व दैट द वाटर टेक्स द शेप ऑफ व्हिचएवर कंटेनर इट इज पोर्ड इन। ठीक है, आप क्या देखोगे कि वाटर को आप जिस भी कंटेनर में डाल रहे हैं वो वाटर क्या करता है, उसी कंटेनर की शेप ऑक्यूपाई कर रहा है। तो व्हाट डज इट शो? ये शो करता है कि लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती, दे टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर, राइट, एंड दिस हैपेंस बिकॉज द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर फ्री टू मूव। एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। इन ऑल द 3 कंटेनर्स, अब जितने भी हमने 3 कंटेनर्स दिए थे, यू कैन सी इन दिस पिक्चर आल्सो, सी ये 3 कंटेनर्स थे, तीनों डिफरेंट शेप्स के थे, ठीक है, एंड तीनों ही कंटेनर्स के अंदर आपने जब वाटर को पोर किया तो उसने उसी की शेप ले ली। तो सभी 3 कंटेनर्स के अंदर जो वाटर लेवल था वो रहेगा तो 200 ml, मीनिंग व्हाट, कि वॉल्यूम जो है लिक्विड्स का वो सेम रहता है हमेशा, एंड देयरफॉर वी कैन से लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट। इफ अ कंटेनर इज नॉट क्लीन, अगर कंटेनर क्लीन नहीं है तो कुछ ऐसा वाटर हो सकता है जो उसकी साइड में स्टिक हो जाए, जिसकी वजह से जो वाटर का लेवल है इट कुड बी स्लाइटली लेस देन 200 ml आफ्टर pouring. Therefore, it was said in the initial stage only that you have to take very clean containers.
दिस एक्टिविटी से क्या शो करता है कि पार्टिकल्स इन लिक्विड्स कैन मूव फ्रीली। लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स है फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड स्पेस के अंदर। तो इसीलिए लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। Now let's compare the interparticle force in liquid and solid. अब लिक्विड्स एंड सॉलिड के इंटरपार्टिकल फोर्सेस के हम कंपेयर करेंगे। आपको क्या लेना है? यू हैव टू टेक सम वाटर इन अ शैलो वेसल के अंदर वाटर लेना है और उसके अंदर आपको अपनी फिंगर को मूव करनी है। ऑलराइट, so can you move your finger through the water? Yes or no? So you can move your finger through water without breaking or cutting it permanently. तो आप इजीली वाटर के अंदर अपने फिंगर को मूव कर सकते हैं, उसे बिना कट किए या उसे बिना ब्रेक किए। ऑलराइट, जो कि सॉलिड्स के साथ पॉसिबल नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप केवल वाटर को टेम्परेरी डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखना हमें कि जब हम एक वाटर के थ्रू अपने फिंगर को मूव कर रहे हैं, so we can easily move, but we are displacing the water temporarily only. ऑलराइट, वंस यू रिमूव योर फिंगर, जैसे आप अपने फिंगर को रिमूव करेंगे, वाटर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो व्हाट डज इट शो कि इन लिक्विड्स के अंदर जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस होते हैं वो स्लाइटली वीक होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, बट स्टिल इनफ टू कीप द पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर। फिर भी इतना जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है इतना तो होता है कि पार्टिकल्स आपस में बोल्डेड रहते हैं। इन द ग्रेड 6 में हमने ऑब्जर्व किया था व्हाट कि जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या होता है। दिस वी हैव ऑब्जर्व इन अवर क्लास 6 स्टैंडर्ड 6। तो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब आप एक लिक्विड को हीट करते हो वो इवेंचुअली एक स्टेज पे जाता है जहाँ पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वो टेम्परेचर जहाँ पे एक लिक्विड बॉयल होता है एंड वेपर स्टेट में आना शुरू करता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। एट दिस स्टेज यानी कि इस स्टेज पे जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो इतना ज्यादा विगरस होता है दैट दे मूव फार्दर अपार्ट, वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जिससे उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। एज अ रिजल्ट जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड से दूर चले जाएंगे एंड एक वेपर स्टेट पे या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट। एट द बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर है वो बहुत क्विकली बनना शुरू होते हैं, नॉट जस्ट ऑन द सरफेस, केवल सिर्फ सरफेस पे नहीं बल्कि लिक्विड के अंदर। एंड इन्हें आप एज अ बबल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाउएवर, लेकिन वेपर जो है आपके किसी भी टेम्परेचर पे बन सकते हैं बिलो द बॉइलिंग पॉइंट एज वेल। ठीक है, दो मोर स्लोली एंड ओनली एट द सरफेस, यानी कि वेपर का फॉर्मेशन बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर भी वेपर सॉरी वेपर का जो है वाटर वेपर्स का जो फॉर्मेशन है वो बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से बिलो ही हो सकता है एज वेल, लेकिन पूरा जो उसका फॉर्मेशन रेट होगा वो स्लो होगा एंड ऑल्सो वो केवल सरफेस पे ही बनेगा। ऑलराइट, तो ये जो स्लोवर प्रोसेस है इसको आप इवेपोरेशन प्रोसेस कहते हैं, विच यू हैव लर्नड और विच यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन योर अर्लियर क्लासेस। नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट गैसियस स्टेट। Do gases also have a fixed volume? क्या gases का भी fixed volume होता है? Let's discuss about that. So for that we have an activity to discuss. Safety first. So आपको क्या be careful while burning an incense stick. आपको अपने एक incense stick को burn करना है इस activity में, so you have to be very careful while burning it. So you have to take two transparent gas jar. दो ट्रांसपेरेंट गैस जार या ग्लास टम्बलर्स आप ले सकते हैं, उनको लेबल करना है ए एंड बी। देन एक इंसेंस स्टिक को लाइट करना है स्मोक प्रोड्यूस करने के लिए। आफ्टर दैट आप जो गैस है होल्ड गैस जार ए, ठीक है, ग्लास जार जो है गैस जार जो है ए वाला उसको आपको होल्ड करना है अपसाइड डाउन ओवर द स्मोक। ठीक है, इस तरीके से नॉट लाइक दिस, तो दैट वो क्या कर सके अपने अंदर स्मोक को ट्रैप कर सके। आफ्टर दैट आपको जार को सीधा करना है और उसको एक ग्लास प्लेट से कवर कर देगा। एक गैस जार बी, फिर गैस जार बी लेना है, उसको भी अपसाइड डाउन होल्ड करना है एंड केयरफुली उसे हम ग्लास प्लेट के ऊपर रखेंगे so दैट वो गैस जार ए को कवर कर सके लाइक दिस। स्लोली रिमूव द ग्लास प्लेट ए। अब आपको ग्लास प्लेट जो थी उसे स्लोली रिमूव करना है, मेकिंग श्योर कि दोनों ही गैस जार एक दूसरे से क्लोज होने चाहिए so दैट उनके अंदर जो स्मोक है वो एस्केप आउट ना कर सके। आफ्टर दैट आपको देखना है कि कैसे स्मोक जो है गैस जार बी के अंदर स्प्रेड हो रहा है। ऑलराइट, एंड द स्मोक फिल्स द एंटायर स्पेस। इस तरीके से जो स्मोक है वो गैस जार बी के अंदर पूरे स्पेस को फिल कर देगा एंड इट शोज कि गैसेस का एक फिक्स वॉल्यूम नहीं होता एंड वो जितना भी स्पेस अवेलेबल है सारा ऑक्यूपाई कर लेती है।
तो लाइक लिक्विड्स की तरह गैसेस भी क्या करती हैं, उस कंटेनर की ही शेप लेती है जिस कंटेनर में आप उन्हें पोर करते हैं। ऑलराइट, सो दिस एक्टिविटी तुमने क्या देखा कि गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली, गैस पार्टिकल्स सभी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है इनके बीच में वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। राइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस गैसेस का ना तो फिक्स शेप है एंड ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम। इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में स्मोक जो था वो गैशियस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो टिनी स्मोक पार्टिकल्स है जो एयर में सस्पेंड हो जाते हैं वो कॉन्स्टेंटली इनविजिबल गैस पार्टिकल्स से स्ट्रक किए जा रहे हैं एंड उनका मूवमेंट क्या करता है, पॉसिबल बनाता है टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ गैस पार्टिकल। राइट, so safety first again, be careful by using solid iodine. Vapors of iodine can cause irritation. यहाँ पे iodine iodine जो है सॉलिड आयोडीन से वेपर प्रोड्यूस किया जा रहा है बट दे हैव गिवन यू अ प्रिकॉशन दैट व्हाट कि आपको काफी केयरफुल रहना है जब आप सॉलिड आयोडीन को यूज कर रहे हैं बिकॉज आयोडीन के जो वेपर्स होते हैं उससे इरिटेशन कॉज हो सकता है। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है अगेन, ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन से क्या दिखता है, इसको आप क्या कर सकते हैं, आयोडीन वेपर का भी यूज कर सकते हैं। सेम वही एक्टिविटी है, वहाँ पे हमने इंसेस्टिक लिया था, आप यहाँ पे क्या नहीं है आयोडीन ले सकते हैं, सॉलिड आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन वेपर जो है वो कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, जब आप थोड़ा-सा सॉलिड आयोडीन को एक क्लोज़्ड जार में रखेंगे फॉर अ व्हाइल, देन सच काइंड ऑफ आयोडीन वेपर्स विल बी प्रोड्यूस ओवर देयर, ऑलराइट। तो बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस, यहाँ से क्या कन्फर्म करता है कि लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों ही फ्लो कर सकती हैं, लेकिन इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। एंड ये प्रॉपर्टीज जो है इनको क्या कहती है, मेक देम अपार्ट फ्रॉम सॉलिड एंड देन देयरफॉर वी कैन क्लासिफाई लिक्विड एंड गैसेस एज फ्लूइड आल्सो, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टीज इन्हें थोड़ा सॉलिड से डिफरेंट बनाती है, तो इन दोनों को हम एक डिफरेंट कैटेगरी में रख देते हैं, दैट इज फ्लूइड्स, बिकॉज दे कैन फ्लो, so they both are considered to be as fluids. Now, how does the interparticle spacing differ in the three states of matter? तो ये थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में इंटर पार्टिकल स्पेसेस क्यों डिफरेंट हो, ठीक है, एंड कैसे ये जो स्पेसिंग है इन स्टेट्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स के बीच में ये इनकी प्रॉपर्टीज को भी इन्फ्लुएंस करती है, सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। लेट्स कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर्स टू दीज क्वेश्चन। व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक सिरिंज लेनी है विदाउट अ निडल एंड उसके प्लंजर को पुल करना है ऑल द वे आउट, तो वो फुल्ली एक्सटेंड हो सके इस तरीके से। देन आपको अपने थंब को उस सिरिंज के ओपन एंड पे रखना है सो दैट इसके अंदर एयर जो है एस्केप आउट ना कर सके, ठीक है। एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली पुश द प्लंजर, फिर आपको धीरे-धीरे क्या करना है, उस प्लंजर को अंदर की तरफ पुश करना है। व्हाट डू यू नोटिस, क्या नोटिस करते हैं कि एज यू पुश द प्लंजर, जैसे-जैसे आप प्लंजर को अंदर की तरफ पुश करेंगे, जो एयर का वॉल्यूम है सिरिंज के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैस, इससे हमें सिरिंज के अंदर जो गैस है उसके बिहेवियर के बारे में क्या पता चलता है कि व्हेन द एयर इज कंप्रेस्ड, जब आप एयर को कंप्रेस कर रहे हो प्लंजर को पुश करके, तो पार्टिकल्स भी क्या हो रहा है आपस में क्लोज आ रहे हैं एंड दिस शोज व्हाट कि उनकी नेचुरल स्टेट में गैस पार्टिकल्स के बीच में काफी सारा स्पेस होता है एंड स्पेस को आप रिड्यूस कर सकते हो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई, राइट। तो इफ यू स्टॉप पुशिंग, अगर आप पुश करना बंद कर दोगे तो पार्टिकल दोबारा से स्प्रेड आउट हो जाएंगे एंड प्लंजर जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। रिपीट द सेम एक्टिविटी, यही एक्टिविटी आपको वाटर के साथ अब करनी है एंड यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि वाटर जो है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई अनदर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द इंटर पार्टिकल स्पेस इन लिक्विड्स। व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक ग्लास वेसल लेना है, उसे हाफ फिल करना है विद वाटर एंड उस वाटर लेवल को मार्क करना है एज ए। देन 2 स्पून्स टीस्पून्स ऑफ शुगर लेंगे आप एंड यू विल ऐड इट टू द वाटर। आफ्टर दैट आपको जो न्यू वाटर लेवल मिलेगा उसे आप मार्क करेंगे एज बी। स्टिर द वाटर, फिर आप वाटर को स्टिर करेंगे ग्लास रॉड से एंड देन जब तक स्टिर करना है जब तक शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं। देन प्रेडिक्ट, उसके बाद आपको प्रेडिक्ट करना है कि क्या वाटर लेवल जो है अब राइज हुआ है या वो मार्क बी से और ज्यादा नीचे आ चुका है, ठीक है। तो आफ्टर डिसॉल्विंग, डिसॉल्व होने के बाद जो न्यू वाटर लेवल मिलेगा आपको उसका एज अ सी मार्क करेंगे। तो व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस, इन सभी वाटर लेवल में आपने क्या डिफरेंस नोटिस, यू विल सी, व्हाट यू विल सी कि व्हेन शुगर इज फर्स्ट एडेड, जब आपने शुगर को पहले ऐड किया था तो वाटर लेवल राइज हो गया,
लेकिन बट आफ्टर डिज़ॉल्व यानी कि डिज़ॉल्व होने के बाद लेवल जो है वापस स्लाइटली डाउन आ गया। सिंस क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो वाटर एंड शुगर के कंबाइंड वॉल्यूम से कम होता है। दिस शोज़ कि व्हाट कि वाटर पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है स्पेसेस प्रेज़ेंट होते हैं एंड जो डिज़ॉल्व्ड सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं वो इन्हीं स्पेसेस को फिल करते हैं। रिपीट अबव एक्टिविटी। इसी एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है कुछ अदर सॉल्युबल सॉलिड्स का भी यूज़ करके यानी कि आप कॉमन सॉल्ट, ग्लूकोज़ ले सकते हो या फिर इनसॉल्युबल सॉलिड ले सकते हैं जैसे कि सैंड और स्मॉल स्टोन एंड सेम एक्टिविटी यू हैव टू रिपीट। व्हाट यू विल नोटिस इन ईच केस क्या सैंड पार्टिकल्स डिसॉल्व हो पाएँगे? क्या वाटर लेवल जो है वेसल में चेंज होगा आफ्टर मिक्सिंग एंड व्हाई? तो शुगर एंड सैंड जो दोनों ही सॉलिड है, लेकिन शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन सैंड नहीं हो पाती। बिकॉज़ सैंड एक ऐसा सॉलिड है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है? जब आप उसे ऐड करोगे, तो सैंड पार्टिकल्स जो है, दे विल सेटल एट द बॉटम, राइट? एंड वो उस कंटेनर के स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, जिससे कि टोटल वॉल्यूम है, इट विल इंक्रीज़, ठीक है? बट व्हाट डज़ दिस टेल अस अबाउट इंटर पार्टिकल स्पेसिंग? तो इससे हमें सॉलिड के इंटर पार्टिकल स्पेसिंग के बारे में क्या पता चलता है? तो एज वी हैव लर्न्ड अर्लियर आल्सो कि जो सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू होल्ड किया जाता है तो दे कैन नॉट मूव जिससे कि वो प्लेस टू प्लेस मूव ना कर सके एंड टाइटली पैक करें। हाउएवर लेकिन इवन विद दिस क्लोज पैकिंग इतनी क्लोज पैकिंग के बावजूद भी कुछ स्पेसेस स्टिल इनके पार्टिकल्स के बीच में होते हैं जैसे कि आपको फिगर ए में यहाँ पे शो किया गया है वही, राइट? सो यू माइट थिंक आप ये सोच सकते हो कि ये स्पेस जो है एयर से फिल्ड होता है बट ये एक्चुअली इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पार्टिकल्स मूव कैसे करते हैं, ठीक है? तो फॉर अगेन वी हैव व्हाट एक्टिविटी टू डू दिस। सेफ्टी फर्स्ट व्हाट अवॉइड टचिंग पोटेशियम परमैंगनेट विद योर हैंड्स, यूज अ स्पून और स्पैचुला टू हैंडल। यहाँ पे हम एक केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ पोटेशियम परमैंगनेट। तो आपको बोला है कि आप उसे क्या टच नहीं करेंगे अपने हैंड्स के थ्रू, आप उसके लिए एक स्पून या स्पैचुला का यूज़ करेंगे। व्हाट यू हैव टू डू आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है, वाटर से फिल एंड उसके अंदर कुछ ग्रेन्स जो है पोटेशियम परमैंगनेट के ऐड। व्हाट डू यू नोटिस? तो एट फर्स्ट पहले आप क्या देखेंगे कि कुछ पिंक कलर के स्ट्रीक्स है जो ग्रेस के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं लाइक दिस, ऑलराइट? एंड आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद जो पूरा पानी है एंटायर वाटर वो पूरा यूनिफॉर्मली पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाए। तो व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो वाटर पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। दे फर्स्ट पुल आउट द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम द ग्रे। वाटर पार्टिकल्स ने क्या किया, जो पोटेशियम परमैंगनेट के ग्रेस थे उसमें से उन्हें पहले पुल किया, उनके पार्टिकल्स को पुल किया एंड देन आपस में क्या होते रहे, कोलाइड करते गए जिससे वो इवनली स्प्रेड हो गया थ्रू आउट द लिक्विड। फॉर सम सब्सटेंसेस कुछ सब्सटेंसेस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इतना ज्यादा स्ट्रांगली होल्डेड होते हैं कि वाटर पार्टिकल्स उन्हें पुल आउट नहीं कर सकता। एंड सच सब्सटेंसेस ये सब्सटेंसेस जो होते हैं जैसे कि सैंड फॉर एग्जांपल दे आर कंसीडर्ड टू बी insoluble in water means they cannot be dissolved in the water. All right. Next, again think like a scientist. Try it yourself. आपको क्या करना है, 3 क्लीन ग्लास टम्बलर्स लेने हैं। एक को हॉट वाटर से, सेकंड को आप ऐसे वाटर से फिल करेंगे जो रूम टेम्परेचर पे है एंड थर्ड टम्बलर को आइस कोल्ड वाटर से फिल किया जाए। आफ्टर दैट आपको स्मॉल ग्रेन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को ड्रॉप करना है इनटू द ईच टम्बलर एंड देन ऑब्जर्व केयरफुली एंड कंपेयर। यू विल नोटिस आप क्या नोटिस करेंगे कि वाटर पार्टिकल्स जो है सबसे फास्टेस्ट मूव करते हैं इन हॉट वाटर, ठीक है? दे स्लो मूव करेंगे इन द वाटर विच इज एट रूम टेम्परेचर एंड वेरी स्लोवेस्ट इन द आइस कोल्ड वाटर, ठीक है? एंड कॉन्सिक्वेंटली जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो काफी क्विकली स्प्रेड हो जाएगा हॉट वाटर में, लेस क्विकली रूम टेम्परेचर वाटर पे एंड बहुत ज्यादा स्लो इन द आइस कोल्ड वाटर। तो व्हाट डज इट शो? इट शोज कि जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है व्हेन द हीट इज सप्लाइड। जैसे आप हीट सप्लाई करोगे, जितनी ज्यादा हीट सप्लाई करोगे उतना ज्यादा पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है?
Now, how can we show the movement of gas particles जो कि naked eyes के लिए visible होते हैं? For that आपको एक इंसेंस स्टिक लाइट करनी है रूम के एक कॉर्नर पे एंड फ्यू मिनट्स का वेट करना है एंड देन यू ऑब्जर्व कैन यू स्मेल दिस फ्रेगनेंस क्या आप उसकी फ्रेगनेंस को थोड़ा दूर से भी स्मेल कर सकते हैं? तो यस, जब एक इंसेंस स्टिक को आप रूम के एक कॉर्नर पे लाइट करते हो तो उसकी फ्रेगनेंस को सबसे पहले नोटिस किया जाता है केवल उन लोगों के थ्रू जो बिल्कुल उसके नियर बाय खड़े, राइट? एंड आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल स्मेल जो है ऑल ओवर द रूम सेंस करी जा सकती है। व्हाई? बिकॉज जो फ्रेगनेंस पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं एंड पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इट इंडिकेट्स, इससे पता चलता है कि एयर पार्टिकल्स हमारे हमेशा मोशन में होते हैं एंड यही मूविंग एयर पार्टिकल्स फ्रेगनेंस पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं एंड उन्हें थ्रू आउट द रूम डिस्पर्स करने में हेल्पफुल। ओह नो, आई अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ द सेंट ऑफ परफ्यूम बेबी। इससे अब हमें ये भी समझ में आता है कि कैसे परफ्यूम की सेंट भी हम तक या एक फार अपार्ट डिस्टेंस तक भी रीच कर। द पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर इज इम्पोर्टेंट मेनी डेली एक्टिविटीज। जो मैटर का पर्टिकुलर नेचर होता है वो हमारी डेली एक्टिविटीज में बहुत सारी डेली एक्टिविटीज में इम्पोर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि जब हम ऑयल स्टेन क्लोथ्स को यानी कि कैसे क्लोथ जिस पे ऑयल का स्टेन लगा हो जब आप उन्हें सोप से वॉश करते हैं तो वहां पे काउंटलेस सोप पार्टिकल्स जो है उस फैब्रिक के ऑयल पार्टिकल्स के सराउंडिंग में फॉर्म हो जाते हैं एंड हर एक सोप पार्टिकल का जो एक एंड होता है वो ऑयल के साथ अटैच होता है, बाकी जो अदर है वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं जिससे वो क्या करते हैं ऑयल को रिमूव करते हैं एंड देन वॉश इट। तो फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर, ठीक है, हमने इस चैप्टर से क्या सीखा कि मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है एंड ये सारे पार्टिकल्स आपस में होल्डेड होते हैं या होल्डेड टुगेदर बाय सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस, इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, एंड ये डिस्टेंस इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय द थर्मल और हीट एनर्जी, ठीक है, यानी कि जो हीट एनर्जी है पार्टिकल्स की वो डिटरमाइन करती है कि मार्को की स्टेट क्या होगी, फिजिकल स्टेट क्या हो। जैसे कि सॉलिड्स में थर्मल एनर्जी लो होती है इसलिए पार्टिकल्स जो है आपस में क्लोज रहते हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ, ठीक है, एंड दे आर रेस्ट्रिक्टेड यानी कि वो छोटी छोटी वाइब्रेशन से उनमें मूवमेंट खास नहीं होता। एट द मेल्टिंग पॉइंट पे थर्मल एनर्जी हेल्प करती है इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने से जिससे आपका सॉलिड जो है लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। लिक्विड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स जो है दे कैन स्लाइटली मूव यानी कि वो थोड़ा बहुत अपनी फिक्स पोजीशन से मूव कर सकते हैं, ऑलराइट, जिससे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है एंड जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है लिक्विड स्टेट के अंदर वो वीक हो जाते हैं फॉर मूवमेंट विद इन अ लिमिटेड स्पेस। देन इन गैसेस, गैसेस के अंदर पार्टिकल्स के बीच में क्या इनफ एनर्जी होती है कि वो कंप्लीटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सकते हैं एंड दे कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, ऑलराइट। You will study more about these particles in your higher classes. So now they have given you what? The differentiation on the particle nature in the three states of matter. ठीक है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत मिनिमम होती है एंड पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है एंड पार्टिकल्स का मूवमेंट नेग्लिजिबल होता है केवल वाइब्रेशन। द लिक्विड की बात करें तो लिक्विड्स में इंटर पार्टिकल स्पेसेस थोड़ा सा स्लाइटली मोर होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। पार्टिकल्स की पैकिंग की बात करें तो पार्टिकल्स थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन वीक होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड इनके अंदर भी रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है विद इन लिमिटेड स्पेस। एंड एट लास्ट गैस की बात करें तो गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मिनिमम होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ना के बराबर, ठीक है, एंड फ्री मूवमेंट इन ऑल अवेलेबल स्पेस। पार्टिकल्स जो है गैसेस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं इन द ऑल अवेलेबल स्पेस। Alright, that's all for the chapter which is completed. This was about the different states of matter and the particulate nature of these states of matter. I hope you must have understood the chapter. Let's meet in the next session. Then keep learning and thanks to all.